नमस्कार गाइस, स्वागत है आपका जय स्माइल यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लेके आए हैं नेक्स्ट वीडियो मॉडर्न इंडिया का, इंडियन नेशनल मूवमेंट महात्मा गांधी जी का। गाइस एक्चुअली मैंने बोर्ड पे इसलिए लिखा, कोई टाइम इतना रहता नहीं है, मुझे उतारने में काफ़ी वक्त लग जाता है और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा नहीं बन पा रहा है, ठीक है। इसीलिए मैक्सिमम पॉइंट मैंने रिटन कर दिए ताकि मैं आपको अंडरस्टैंड कर सकूँ। गाइस आप अपनी बेहतर तैयारी करते रहिएगा, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम आती है तो बिल्कुल बताइएगा कि सर यहाँ प्रॉब्लम्स है, किसी भी चीज़ का, कोई भी, चाहे आप लोअर एक एग्ज़ाम से लेकर आईएएस तक के एग्ज़ाम तक कोई भी समस्या है तो आप प्लीज़, ठीक है, आप बताइएगा जैसे भी होता है। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा अच्छा देने की, बशर्ते बस आप थोड़ा कंसंट्रेट करें स्टडी पे। गाइस जरूरी है आपका फोकस होना, आपका फोकस रहेगा तो हमारी मेहनत रंग लेके आएगी। गाइस ठीक है, तो कोशिश कीजिए, मेहनत कीजिए, जरूर सफलता मिलेगी। गाइस डन। तो कल हमारा जो टॉपिक वहां पर हमने डिस्कस किया था कि रॉलेट एक्ट आया था और उस रॉलेट एक्ट में डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू को अरेस्ट कर लिया गया था, क्योंकि रॉलेट एक्ट जो है धारा 144 मार्शल लॉ लेके आया था इंडिया के अंदर, ठीक है। सर सिडनी रॉलेट नाम था, ब्रिटिशर्स था, उसी के नाम पर रॉलेट एक्ट था, बिना दलील, बिना वकील और बिना याचिका। मतलब ये सारी चीजें थी, सस्पेक्ट के संदेह के आधार पर उनको अरेस्ट कर लिया जाता था, ठीक है, इंडियंस को। तो जगह जगह हड़तालें होने लगी, हड़ताल के चक्कर में डॉक्टर सतपाल किचलू को अरेस्ट करके वहां पर पंजाब ले जाया गया, अमृतसर। तो अमृतसर में एक जगह है जलियांवाला बाग होता है, जलियांवाला, जालियां जालियां थी उस चारों तरफ, बाग के चारों तरफ जालियां जालियां थी, तो जलियांवाला बाग बोल दिया गया, ठीक है। छोटा सा है और लगभग तकरीबन वहां 1500 पीपल इकट्ठे हुए थे, लेकिन उनको नहीं पता था कि यहाँ पर मार्शल लॉ लगा हुआ है पंजाब के अंदर। तो जब मालूम, बाद में पता चलता है, जनरल डायर और माइकल ओ डायर, पंजाब में जो रूलर थे जनरल डायर और माइकल ओ डायर, गाइस याद रखना, ये दोनों वहां पर रूल कर रहे थे, ठीक है। तो याद रखना, वहां पर जनरल डायर ने माइकल ओ डायर को भेजा के जाइए क्या हालत है। तो यहाँ तक हमने कल डिस्कस किया था, तो यहाँ हम डिस्कस कर लेंगे कि यहाँ जनरल डायर ने जब यहाँ सब कुछ पकड़ के ले गए थे सतपाल जी को, कल की वीडियो में बताया था, सतपाल और किचलू को अरेस्ट कर लिया गया था और अमृतसर ले जाया गया, गाइस ठीक है। इन्हीं को छुड़ाने के चक्कर में हम लोग कहाँ पहुंच गए, जलियांवाला बाग। जैसे ये जलियांवाला बाग है और यहाँ लगभग 1500 लोग हैं, पीपुल हैं, और ऑलरेडी वहां पर क्या लगा हुआ है, मार्शल लॉ लगा हुआ है। मार्शल लॉ, गाइस मिलिट्री का शासन लगा हुआ है। वहां देखते ही गोली मारने के आदेश ब्रिटिश ने दे दिए थे कि जहां पर 4 से ज्यादा लोगों का अगर आपको क्राउड दिखता है तो बिल्कुल आप शूट एंड साइड कर दो। तो ये ऑर्डर थे वहां पर, लेकिन यहाँ के लोगों को नहीं पता था कानून कायदे क्या हैं। बस एक बैसाखी का दिन था, गाइस यहाँ लिख देता हूं, बैसाखी का दिन था, बैसाखी का डे था, और बैसाखी के दिन पर ये एक हत्याकांड हो जाता है 13 अप्रैल 1919 को, जिसे कहते हैं जलियांवाला बाग मैस्कर, मतलब इंसिडेंट लिख देते हैं, इंसिडेंट या मैस्कर, हत्याकांड, ठीक है, हत्याकांड ये हो जाता है अमृतसर के अंदर होता है, गाइस ठीक है। स्वर्ण मंदिर से बिल्कुल पीछे है, थोड़ा 200 मीटर है, और आगे फिर स्वर्ण मंदिर आ जाता है, इसकी जो बनाया था गुरु अर्जुन देव जी ने। तो वहीं बिल्कुल स्वर्ण मंदिर के पास ही जलियांवाला बाग है, देखा होगा किसी लोगों ने। तो 1500 लोग इकट्ठे थे, यहाँ एक तरह से फेयर लगा हुआ था, फेयर, ठीक है, फेयर लगा हो तो मेला लगा था, तो मेले में सब लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे, ठीक है। पहलवानी भी हो रही थी, लोग झूला भी झूल रहे थे, जलेबियां बन रही थी, जैसे आजकल मेला होते हैं, तो वही मेला था। और मेले को देखकर कुछ लोगों ने, मतलब वहां के इन्फॉर्मर ने, ब्रिटिश के इन्फॉर्मर ने, था हमारा ही आदमी, नाम है शायद हरि सिंह, तो उसने इन्फॉर्म कर दिया जनरल डायर को, इन्फॉर्म कर दिया कि वहां पर तो बहुत सारी भीड़ है, इन्फॉर्म टू जनरल डायर। अब जनरल डायर को इन्फॉर्म कर दिया एक हरि सिंह नामक व्यक्ति ने कि पंजाब में मार्शल लॉ लगा हुआ है, हाँ
अमृतसर में भी लगा हुआ है, वैलिड है जी हाँ, लेकिन सर फेयर लगा हुआ है, वहाँ बहुत सारे लोग हैं और अंग्रेजों को और बोला जा रहा है कि अंग्रेजों को मारेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो पहलवान में क्या है, हम तो जब कोई पहलवान पहलवान को गिरा देता है तो कहता हम ऐसे ही अंग्रेजों को गिराएंगे। तो इस तरह की कुछ खूबियां थी वहां पर देखने को मिली। तो जनरल डायर ने सीधे ऑर्डर दे दिया कि जाइए और तहस नहस कीजिए। शूटिंग साइड पे ऑर्डर दे दी जनरल डायर ने माइकल ओ डायर को, और सीधे बिल्कुल सेना सहित आया और यहाँ पर गोलियों की बौछार कर दी, चारों तरफ से गोलियों की बौछार कर दी। कुछ लोगों ने जान बचाने की कोशिश करी, कोई कुएं में कूद गया, कोई कुएं के अंदर भी उनको शूट कर दिया गया, कोई दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, दीवार पर भी मतलब भी निशान बने हुए हैं। भारत सरकार ने वो चीज नहीं मिटाई है अभी तक। तो ये बहुत जरूरी है गाइस, क्योंकि अगर ऐतिहासिक देखना है तो वहां पर देखिए आप, बहुत ज्यादा हालत खराब है इस समय। बिना वार्निंग दिए हुए ही जनरल डायर माइकल ओ डायर ने बिना वार्निंग के ही यहाँ गोलियां चला दी और सारे के सारे लोग गाइस यहाँ पर डेड हो जाते हैं। याद रखना, सारे के सारे व्यक्ति मारे जाते हैं। और इस निंदनीय घटना की कई लोग आलोचना करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन इधर मदन मोहन मालवीय की कमेटी बनाई गई थी। याद रखना, मदन मोहन मालवीय जांच समिति बनी थी, जिसे कहते हैं तहकीकात समिति का। इस तहकीकात समिति का गठन हुआ था यहाँ पर 1919 में ही गठन हुआ, जिसके सचिव कौन बनाए गए थे गाइस? सचिव बनाए गए थे के संथानम। याद रखना, के संथानम सचिव थे। और तहकीकात कमेटी गठन कब हुआ? 1919 में पूछा जाता है क्वेश्चन। सेक्रेटरी थे के संथानम। मेंबर यहाँ पे देखिए महात्मा गांधी भी थे, क्योंकि हमारा पार्ट 3 शुरू हो गया है, तो महात्मा गांधी का रोल हर जगह रहेगा। ठीक है, इंडियन नेशनल मूवमेंट में इंपोर्टेंट पर्सन रहते हैं महात्मा गांधी, तैयब हुसैन, देशबंधु, सीआर दास, चितरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, एम जयकर गाइस। याद रखना, ये मेंबर थे यहाँ पर, और ये कमेटी का नाम था, जिसके सचिव के संथानम थे। क्यों बनाई गई थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए बनाई गई थी। और जिसमें रिजल्ट क्या रहा, इस कमेटी ने जनरल डायर को बर्खास्त कर दिया था कि हम जनरल डायर का हुकूमत नहीं मानेंगे, हम किसी भी मतलब आदेश का पालन नहीं करेंगे। इसलिए इस कमेटी ने जनरल डायर को बर्खास्त कर लिया। क्या करें, हमारी सरकार ही नहीं थी, हमने खुद की कमेटी में जनरल डायर को क्या कर दिया? बर्खास्त कर दिया। लेकिन इधर लंदन में देखिए, लेकिन लंदन में उसको स्वॉर्ड ऑफ ऑनर की उपाधि दी गई, स्वॉर्ड ऑफ ऑनर की उपाधि दी गई, और लगभग 2600 पाउंड की राशि सहायता की गई। किसकी? जनरल डायर की। मतलब ब्रिटेन का शेर कहा गया जनरल डायर को लंदन के अंदर। जो ये हत्याकांड किया है, इसके उपलक्ष्य में जनरल डायर को ब्रिटेन का शेर बोला गया है इस जलियांवाला हत्याकांड में। बताइए, आप देखिएगा, इस मतलब क्रूरता दिखाई यहाँ पर, लंदन में उनको अवार्ड दिया जा रहा है। तो इसके उपलक्ष्य में हंटर कमेटी में ये सारे काम होते हैं। ये कमेटी होती है हंटर कमेटी, जहां उसको ये 2600 पाउंड की सहायता राशि दी जाती है और स्वॉर्ड ऑफ ऑनर की उपाधि दी जाती है लंदन में गाइस। याद रखना, हर पॉइंट इंपोर्टेंट है, चाहे सीजीएल हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे अदर एग्जाम्स हो, चाहे डिफेंस का हो, कोई भी एग्जाम हो, हर पॉइंट में इंडियन नेशनल मूवमेंट आपका वेरी वेरी इंपोर्टेंट रहेगा। ओके, याद रखना है। अब यहाँ तो ये सब क्लियर हो गया, हंटर कमेटी ने इनको अवार्ड दिया था। लेकिन प्रॉब्लम इसको देखते हुए हमने शुरुआत कर दी हमारे गांधी जी ने, जिसे कहते हैं असहयोग आंदोलन, कि हम किसी भी प्रकार से मतलब उनका कॉपरेशन नहीं करेंगे। किसका? अंग्रेजों का। इसलिए कहते हैं ना, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू कर दिया था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऐसा नहीं कि सिर्फ जलियांवाला बाग हत्याकांड ही कारण थे, खिलाफत मूवमेंट भी कारण था इसका। खिलाफत मूवमेंट भी कारण था। और जो एक्ट आया था भारत सरकार ने 1919, उसमें भी कुछ पॉइंट थे जो कारण बने थे। याद रखना, कई सारे रीजंस थे, तब जाके ये असहयोग आंदोलन जो है शुरू किया गया था। याद रखना, असहयोग आंदोलन। और असहयोग आंदोलन और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, हम किसी प्रकार का सहयोग नहीं करेंगे। किसको? ब्रिटिशर्स को गाइस। याद रखना, ब्रिटिशर्स को किसी प्रकार का सहयोग नहीं करेंगे। और इस असहयोग आंदोलन की जो पुष्टि होती है गाइस, वो नागपुर कांग्रेस अधिवेशन से होती है। नागपुर कांग्रेस अधिवेशन, याद रखना, मैं हर पॉइंट को 2 बार बोल रहा हूँ, समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, मैक्सिमम पॉइंट में लिखे हैं ताकि मैं दोबारा इसको रिपीट कर सकूं, आपके समझ में आए। नागपुर कांग्रेस अधिवेशन 1920 में ये किया गया था, 1920 में, दिसंबर 1920 में।
और यहीं पर असहयोग आंदोलन की पुष्टि की गई थी कि असहयोग आंदोलन चलाया जाएगा। लेकिन बेशक ये इसकी पुष्टि बाद में हुई है दिसंबर 1920 में। एक असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 से ही मान ली जाती है, नागपुर से ही। समय तो ये माना जाएगा, लेकिन पुष्टि कर दी नागपुर कांग्रेस अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष कौन थे? विजय राघवाचार्य। नागपुर कांग्रेस अधिवेशन अध्यक्षता विजय राघवाचार्य ने की थी गाइस। पॉइंट क्लियर है? ठीक है। अब इसमें असहयोग आंदोलन में जो बात की गई थी, दो टाइप की बात थी। एक तो विध्वंसात्मक, डेस्ट्रो या बाइकआउट करना है, हमें बाइकआउट करना है किसको? अंग्रेजों की जो पॉलिसी चल रही है उनको बाइकआउट करना है। और दूसरा, हमें क्या बनाना है, सृजन क्या करना है, क्रिएटिव क्या करना है, हमको उस पर ध्यान देना है। असहयोग आंदोलन की बात चल रही है। ओके गाइस, तो पहला पॉइंट क्या है? सरकारी उपाधियों का असहयोग का मतलब सहयोग मत करो अंग्रेजों को। ध्यान से देखो, वर्ड का मतलब क्या है? सहयोग मत करो, मतलब सरकारी उपाधियों का क्या करो? त्याग करो, बहिष्कार करो, बाइकआउट करो। सरकारी उपाधियां जो ली हैं उनको छोड़ दो। जैसे महात्मा गांधी ने कौन सी छोड़ी थी? जलियांवाला हत्याकांड में आपकी केसर हिंद की उपाधि छोड़ दी थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग कर दी थी। शंकर नारायण ने भी नाइटहुड की उपाधि त्याग कर दी थी। कई मतलब हमारे क्रांतिकारी नेताओं ने, जब ये कांड हुआ था जलियांवाला हत्याकांड, इसमें कई नेताओं ने अपनी त्याग मतलब उपाधियां त्याग कर दी थी। तो सरकारी उपाधियों का बहिष्कार कर दिया गया गाइस। दूसरा, ब्रिटिश कोर्ट का भी बहिष्कार किया गया। ब्रिटिश कोर्ट, जो ब्रिटिश अदालतें हैं जहां मुकदमे हमारे पक्ष में नहीं विपक्ष में सुनाए जाते थे, हमारे लोगों को जेल में भर दिया जाता था, उनके खिलाफ हमने क्या किया? बहिष्कार किया। याद रखना, असहयोग आंदोलन। तीसरा, ब्रिटिश एजुकेशन इंस्टीट्यूट का हमने बहिष्कार किया कि हम किसी प्रकार से ब्रिटिश एजुकेशन शिक्षा नहीं लेंगे, हम कोई वेस्टर्न कल्चर फॉलो नहीं करेंगे, हम कोई एजुकेशन नहीं लेंगे, हम उसका बायकॉट करते हैं। थर्ड, विदेशी वस्त्रों का हमने बहिष्कार किया। विदेशी वस्त्र जो ट्रेंड में चल रहे हैं आजकल, वेस्टर्न कल्चर का काफी इम्पैक्ट दिख रहा है इंडिया में, तो उस समय विदेशी वस्त्र भी पहने जा रहे थे। ठीक है। सरकारी दरबारों का भी हमने क्या किया? बहिष्कार किया। जो सरकारी कोर्ट होते थे, कोर्ट का मतलब कोर्ट मतलब सरकारी दरबार का मतलब जो दरबार लगाते थे, बड़े बड़े महाराजा ब्रिटेन के लोग आते थे, चार्ल्स आते थे और वहां के सम्राट आते थे, तो वहां दरबार लगाते थे लोग, उनका भी हमने बहिष्कार किया, हम नहीं जाएंगे किसी भी कीमत पर। ठीक है। सरकारी कार्यालयों को भी बॉयकॉट किया गया। याद रखना, सरकारी कार्यालयों को बॉयकॉट किया गया, मतलब बहिष्कार किया गया था कि कोई भी सरकारी कार्यालय में किसी प्रकार से कोई किसी भी कामकाज से रिलेशन नहीं रखेगा। ये गांधी जी के द्वारा एक तरह से बहिष्कार वाले पॉइंट थे, मैं लिख दिया है। और इधर क्या करना है हमको, मतलब भारतीयों के लिए क्या क्या काम करना था, हमने इस पर ध्यान दिया। स्वदेशी को बढ़ावा देना है। असहयोग आंदोलन में हमने इनको तो बायकॉट कर दिया अंग्रेजों को, लेकिन हमने अपने लिए क्या किया? हमने कहा स्वदेशी को बढ़ावा देना है, मतलब हर भारतीय के अंदर अपनी देश की भावना पैदा करना है। दूसरा, पंच अदालतों की स्थापना करना है। जैसे पंच मतलब पंचायत जो होती है आजकल, है ना, पंचायत। तो पंचायत एक बेसिक यूनिट है हमारी, एक एडमिनिस्ट्रेशन की, हमारी एक जुडिशरी की। तो पंच अदालतों की स्थापना करना था गाइस, याद रखना। एंड सेकंड, राष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों की स्थापना करना था। याद रखना कुछ पॉइंट, सारा सीक्वेंस है, याद रखना है। राष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों की स्थापना करना था ताकि हमारे जो बच्चे हैं, भारतीय बच्चे, कहाँ पढ़ेंगे? ब्रिटिश संस्थाओं से हमने बहिष्कार कर दिया। अब राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान बनाई गई, कहां पर? काशी विद्यापीठ, महाराष्ट्र विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ और जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी जो दिल्ली में आज भी है। बहुत पुराने ये विश्वविद्यालय हैं, जो कब के हैं? ये 1920 देखिए आप, तब हमने ये सृजन किया था यहाँ पर। ठीक है। ये सारे 1920, 1916, 1920 की लगभग की बातें हैं, और ये हमने वहां पर एस्टेब्लिश कर लिया था असहयोग आंदोलन के दौरान, क्योंकि हमारे पास शिक्षा का कोई माध्यम नहीं था, कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी, तो हमने अपने हिसाब से ही बनाई है। ठीक है। खादी चरखा मतलब वस्त्रों के निर्माण के लिए हमने जब वस्त्रों का बहिष्कार किया वेस्टर्न कल्चर का, तो वस्त्र तो होना चाहिए ना, इसलिए गांधी जी ने खादी और चरखा का इस्तेमाल यहाँ किया गाइस। जो आप कहते हैं गांधी चरखा चलाते थे, गांधी ने चरखा चलाने की मुहिम तो शुरू कर दी थी, लेकिन उसके साथ साथ पूरा भारत देश की महिलाएं, बच्चे, बड़े बूढ़े सब चरखा चलाने लगे और वस्त्रों का निर्माण घर पे ही करने लगे थे गाइस। उसके कहते हैं खादी के वस्त्र पहनो। आज भी हम लोग प्रचार करते हैं, भारत सरकार हमारी प्रचार करती है खादी वस्त्र पहनो, खादी उद्योग को बढ़ावा दो, कुटीर उद्योग को बढ़ावा दो। तो ये सारे बढ़ावे की पॉइंट किसने दिए यहाँ पर? असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने दिए थे गाइस। ठीक है, तो याद रखना है। हस्त मतलब जो हैंडक्राफ्ट जो उद्योग है उन पर ध्यान दिया जाए। हस्त एंड कुटीर उद्योग पर बल दिया गया, फोकस दिया गया था कि जो भी कैंडिडेट मतलब जो यंगस्टर है भारत के, वो मशीनों पर बल न देकर अपने लिए बेबुनियादी चीजें मत लाइक करें, बुनियादी चीजों पर फोकस करें, उससे क्या रोजगार प्राप्त होगा यहाँ। ठीक है।
एंड हिंदू मुस्लिम एकता पर क्या पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। और देखा जाए हिंदू मुस्लिम एकता पर प्रभाव पड़ा था, क्योंकि यहाँ पर देखने को मिला था ये प्रभाव। ठीक है गाइस, तो असहयोग आंदोलन के पॉइंट में नहीं लिख दिया, वेरी इंपॉर्टेंट रहता है, याद रखना है। ठीक है, बाइकआउट हमने किया और हमने अपने लिए यहाँ काम किया था, क्लियर है। यहाँ पर हमने ब्रिटिश सरकार को हमने बाइकआउट कर दिया और यहाँ पर अपने लिए सारी चीजें क्रिएट की थी हमने। ठीक है, याद रखना। अब नोट करके लिखा है, इस आंदोलन में असंतुष्ट होकर कांग्रेस से त्यागपत्र देने वाले कुछ लोगों के नाम है जिन्होंने मतलब इस आंदोलन के विरोध में रहे थे। उन्होंने कहा हम इस आंदोलन को ज्यादा महत्व नहीं देंगे। और उनमें से कौन थी? एनी बेसेंट थे गाइस, मोहम्मद अली जिन्ना थे, मोहम्मद अली जिन्ना जो आज पाकिस्तान के राष्ट्रपिता मानते हैं लोग मांगे। ठीक है, बिपिन चंद्र पाल थे और चित्तरंजन दास थे, सीआर दास, ये वाले सीआर दास भी थे जिन्होंने वकालत भी छोड़ दी थी। उन्होंने कहा हम वकालत छोड़ रहे हैं। मोतीलाल नेहरू ने वकालत छोड़ दी, जवाहरलाल नेहरू ने वकालत छोड़ दी, सीआर दास साहब ने वकालत छोड़ दी। और सीआर दास साहब ने क्या किया यहाँ पर, मैं यहाँ पॉइंट यहाँ लिख देता हूँ, सीआर दास ने भी वकालत छोड़ दी और वकालत छोड़कर 1923 में एक स्वराज पार्टी बनाई उन्होंने, अपनी स्वराज पार्टी बनाई, याद रखना इंपोर्टेंट है। उन्होंने कहा कि मुझे कांग्रेस में नहीं रहना है, कांग्रेस की विचारधारा से मैं असंतुष्ट हूं, मुझे इसकी विचारधारा अच्छी नहीं लगती है, इसलिए इन्होंने अपनी स्वराज पार्टी बना ली। और स्वराज पार्टी में साथ दिया था सीआर दास का मोतीलाल नेहरू जी ने, जो जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी हैं। ठीक है, मोतीलाल नेहरू, ये भी वकील थे, ये भी वकील थे, दोनों ही वकालत करते थे। ये बने थे जनरल सेक्रेटरी, मतलब महासचिव, ये जनरल सेक्रेटरी थे, जनरल सेक्रेटरी बनाई गई थी, याद रखना ये पॉइंट। ठीक है, इसका जो गठन हुआ था इलाहाबाद में हुआ था, पूछा जाता है क्वेश्चन ये, इलाहाबाद में हुआ था गठन, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में गठन हुआ था। ठीक है, सीआर दास ने स्वराज पार्टी बनाई, मोतीलाल नेहरू जनरल सेक्रेटरी बने थे इसके, और इलाहाबाद में इसका गठन हुआ था। इत्तेफाक से ये पार्टी 2 साल ही चल पाई थी, मैं आपको बता दूं क्योंकि सीआर दास की मृत्यु हो जाती है 1925 में, इनकी डेथ हो जाती है, डाइट, ये नेचुरल डेथ होती है, तो पार्टी का अस्तित्व भी खत्म हो जाता है, 2 साल ही रहता है। ठीक है, लेकिन थे बहुत मजबूत आदमी चित्तरंजन दास जी, काफी अच्छी पैरवी करके हमारे कई लोगों को बचाया इन्होंने, ये भी याद रखना है। मैं आगे बात करूंगा। मदन मोहन मालवीय जी भी एक स्ट्रॉन्ग वकालत करते थे। तो ये गाइस मैंने यहाँ तक क्लियर कर दिया है। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की मैंने बता दी है, एक कमेटी बैठी थी, उसके बाद हंटर कमेटी बैठी लंदन में अंग्रेजों के पक्ष तरफ से, उनको बांट दिया गया। इसका फिर हमने क्या किया, असहयोग किया, मतलब हम मतलब कॉपरेशन नहीं करेंगे। तो ये सारे पॉइंट दोनों मैंने डिस्कस करिए हैं, 2-3 बार मैंने समझा दिया है, याद रखना। अब बात आती है यहाँ के बाद कि जब स्वराज पार्टी जो है खत्म होती है, तो यहाँ पर ये आंदोलन जो है जब यहाँ पर खत्म हो जाता है कि एक चोरा चोरी कांड की वजह से इस आंदोलन को भी स्थगित कर दिया जाता है, असहयोग आंदोलन को, याद रखना। एक घटना होती है चोरा चोरी कांड, जो मैंने यहाँ थोड़ा मेंशन कर दिया है, ये वाली ये है, लेकिन चोरा चोरी कांड की वजह से ये स्थगित हो जाता है, याद रखना है। ठीक है, जिसमें मैं यहां लिख देता हूं, थोड़ा मेंशन कर देता हूं, जगह है यहाँ पर, चोरा चोरी कांड। ठीक है ना, चोरा चोरी कांड की वजह से ये स्थगित हो जाता है। ठीक है ना, कांड होता है गोरखपुर में, होता है गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, जी फॉर गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। ठीक है, 5 फरवरी 1922 में होता है। इसकी स्टोरी बता दें तो क्या रहता है, चोरी चोरा कांड गोरखपुर में होता है 5 फरवरी 1922 में। एक्चुअली भगवान अहिर हैं एक यहाँ के नेतृत्वकर्ता, चोरी चोरा कांड के जो लीडर हैं वो भगवान अहिर हैं, और उन्होंने जगह जगह जाके प्रदर्शन करे, क्योंकि ब्रिटिश सरकार के अत्याचार ही ज्यादा चल रहे थे, इसलिए भगवान अहिर ने इनके अगेंस्ट क्या किया, मोर्चा खोला। और मोर्चा खोलते हुए 22 पुलिसकर्मी को जिंदा जला दिया थाने में, ब्रिटिश पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया थाने में, 22 पुलिसकर्मियों को 22। अब ये घटना बहुत बड़ी हो गई ब्रिटिश वालों के लिए। अब आघात किसको पहुंचा, महात्मा गांधी जी को। जब ये कांड हो गया तो अंग्रेजों ने लगभग 170 लोगों को अरेस्ट कर लिया। इसमें याद रखना 22 पुलिसकर्मी तो क्या हो गया, पुलिसकर्मी खाक हो गए जलकर, याद रखना है। लेकिन अंग्रेजों ने 170 पीपुल क्या कर लिए थे, अरेस्ट कर लिए थे, अरेस्टेड। इसमें याद रखना अरेस्टेड हो गए थे लगभग 170
अब 170 को मृत्यु दंड भी दे दिया गया। देखिए आप, हैंग टू किल डेथ मतलब मृत्यु दंड, फांसी की सजा, फांसी की सजा सुना दी गई, फांसी की सजा सुना दी गई, मृत्यु दंड दे दिया गया। और इस फांसी की सजा में से लगभग 151 को बचा लिया गया था मदन मोहन मालवीय की वकालत के द्वारा। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। मदन मोहन मालवीय जी और CR दास की वकालत ने 151 लोगों को बचा लिया। बाकियों के गुनाह काफी गंभीर थे और उनके अगेंस्ट काफी सबूत भी थे, इसीलिए उनको बचा नहीं पाए। उनको फांसी लगा दी गई लगभग 19 लोगों को, और 151 लोगों को बचा लिया गया वकालत के थ्रू। ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो ये तो चोरी चोरा कांड हुआ, और इससे आघात पहुंचे महात्मा गांधी, और महात्मा गांधी को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, मैंने बता दिया। महात्मा गांधी को अरेस्ट कर लिया गया था इसी चोरी चोरा कांड में, और उनको जेल में डाल दिया गया था। लेकिन जेल से 5 फरवरी 1924 को उनको रिलीज कर दिया गया था। याद रखेंगे, 5 फरवरी 1924 को, 5 फरवरी 1924 को गांधी जी को रिहा कर दिया गया। समझ में आया? चोरी चोरा कांड ने गांधी जी को अरेस्ट करवा दिया क्योंकि वो आघात पहुंचा, उनको टेंशन हो गई, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके चक्कर में कौन सा आंदोलन रुक गया? असहयोग आंदोलन रुक गया। असहयोग आंदोलन की अब मैं आपको बताऊं 1920 से लेकर 1922 तक ही चल पाया असहयोग आंदोलन, क्योंकि 22 में कौन सी घटना हो जाती है? चोरी चोरा कांड घटना हो जाती है। बिल्कुल 22 पुलिसकर्मी मर जाते हैं, 170 लोग अरेस्ट होते हैं, 151 लोगों को छुड़ा लिया जाता है, बाकी को फांसी लगा दी जाती है, गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है। और गांधी जी का स्वास्थ्य खराब होने के कारण गाइस, ठीक है ना, फिर पॉइंट पूछे जाते हैं आपके। इतना स्ट्रेस मत लेना है, ठीक है। स्पीक पे जाना है, मैं साथ साथ बोल भी रहा हूँ, और जहाँ पॉइंट होता है मैं लिख भी देता हूँ, समझा भी रहा हूँ, याद रखना है। 5 फरवरी 1924 को गांधी जी को रिहा कर दिया जाता है। अब गांधी जी को रिहा कर दिया जाता है, ये तो पॉइंट क्लियर है। और गांधी जी को फिर एक मौका मिलता है बेलगांव में कांग्रेस सेशन की अधिवेशन की अध्यक्षता करने का, लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं मिलता है। बेलगांव कांग्रेस सेशन की अध्यक्षता होती है कर्नाटका में, तो वहां इनको चेयरमैन बनाया जाता है कांग्रेस की तरफ से ही, लेकिन वहां भी इनकी बात नहीं मानी गई। कई सारे पॉइंट थे जिनकी बात गांधी जी की नहीं मानी गई, और गांधी जी का अध्यक्ष बनना भी बेकार रहता है बेलगांव कांग्रेस अधिवेशन में, याद रखना है, ठीक है गाइस। अब नेक्स्ट कर लेते हैं हम लोग साइमन कमीशन। साइमन कमीशन आता है भारत में, याद रखना है। वैसे ये 8 नवंबर 1927 को लंदन में तैयार हो जाता है, और ये मुंबई पहुंचता है। ये मुंबई का पॉइंट लिख दिया मैंने। 1928 को कहां पहुंचा गाइस? मुंबई में पहुंचता है। 1928 को बंबई में पहुंच जाता है कौन? साइमन कमीशन। डेट भी आ रही थी 1928, ठीक है। स्पीक पे ध्यान देना है, मैं आप लिख दिया है रफली, ताकि थोड़ा आपको भी पता चलता रहे। स्पीक पे ध्यान देना है, ठीक है। 3 फरवरी 1928 को बंबई पहुंचता है, 27 को चलता है लंदन से बंबई पहुंच जाता है। अब इसमें 7 मेंबर थे, याद रखना 7 मेंबर। ये थोड़ा मैं स्पीक कर देता हूँ, छोटे छोटे लिख दिए। जॉन साइमन, क्योंकि साइमन की अध्यक्षता में आए थे, साइमन सहित 7 मेंबर थे। और मिस्टर बाथम, स्ट्रेथकोना, लैंड फॉक्स, एटली, कैडिनन, हार्टशॉन, ये 7 मेंबर थे साइमन कमीशन में। साइमन 7 मेंबर थे, ठीक है। सिफारिश की थी इसकी, मतलब साइमन कमीशन क्यों आया था भारत में गाइस, ये देखिए कनेक्टेड है सब। साइमन कमीशन इसलिए आया था क्योंकि भारतीयों को मताधिकार का विस्तार देने के लिए आया, कि हम आपको इलेक्टोरल सिस्टम में क्या करेंगे, एक्सटेंट पॉलिसी बनाएंगे आपके लिए, और प्रांतों को स्वायत्तता देने के लिए आया था, ठीक है, मतलब इंडिपेंडेंसी देने के लिए आया था स्टेट्स को यहाँ पर। देन बर्मा को भारत से अलग करना है, और सिंध को बंबई से अलग करना है, ये बात की गई थी। मतलब डिवीजन ही डिवीजन था यहाँ पर, तो हमें नहीं लगा, तो हमारे लिए फायदेमंद था ये, ठीक है। इसलिए साइमन कमीशन का हमने विरोध किया था, और साइमन गो बैक के भी नारे लगाए थे यहाँ पर। साइमन गो बैक साइमन गो बैक के नारे भी लगाए थे, याद रखना। साइमन गो बैक के नारे लगाए। इस साइमन गो बैक के नारे के चक्कर में पंजाब में लाला लाजपत राय लाठीचार्ज हो जाता है उनके ऊपर, और लाला लाजपत राय जो है घायल हो जाते हैं। लगभग 1 महीने 2 महीने बाद लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है, और इसका विरोध करते हैं भगत सिंह। तो भगत सिंह जो है
साइमन कमीशन में जो मारे गए थे लाला लाजपत राय, उनका बदला लेने के लिए वो एक रणनीति खेलते हैं और धोखे से सैंडर्स की हत्या हो जाती है। जब सैंडर्स की हत्या हो जाती है तो भगत सिंह फरार हो जाते हैं। लेकिन भगत सिंह कब पकड़े जाते हैं? जब वो असेंबली में बम फेंकते हैं। भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त और सुखदेव, ये तीनों विधानसभा में असेंबली में बम फेंकते हैं। और बम फेंकने का मतलब ये नहीं कि वो किसी को मारना चाह रहे थे, मारना नहीं चाह रहे थे, वो सब ये जानना मतलब दिखाना चाहते थे कि मतलब ब्रिटिश सरकार है वो बहरी सरकार है, वो सुनती नहीं है हमारी, बस ये मकसद था। उस बम ब्लास्ट में कोई मरा नहीं, विधानसभा में बम फेंका था उन तीनों ने, किसी की डेथ नहीं हुई। लेकिन जो सैंडर्स की हत्या हुई थी, जब वो अरेस्ट हुए थे तीनों बम ब्लास्ट में, ये विधानसभा में बम फेंका था, वो तीनों अरेस्ट कर लिए गए थे। लेकिन केस पुराना खुल गया था गाइस, जहां सैंडर्स की हत्या हुई थी। तो उस सैंडर्स की हत्या के चक्कर में विधानसभा में जो दिल्ली बम फेंका गया था, तो सैंडर्स की हत्या में और विधानसभा बम फेंका गया था, वहां तीनों को तीनों फांसी की सजा सुना दी गई थी। ये भगत सिंह का थोड़ा मूवमेंट था, ठीक है। विरोध वही था साइमन कमीशन का ही, उसी में ही ये तीनों को फांसी की सजा दे दी गई थी, ठीक है। मार्च 1931 में, 30 मार्च 1931 में बचाने की बहुत कोशिश की थी, मैं बताऊंगा ये सारी बातें बाद में। और एक विरोध करने वाली रिपोर्ट थी नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट 1928 को आई थी गाइस, नेहरू रिपोर्ट 1928 को आई थी, ये याद रखना है। अब इसकी नेहरू रिपोर्ट को हम ब्लू प्रिंट भी कहते हैं, ये ब्लू प्रिंट है, ब्लू प्रिंट। नेहरू रिपोर्ट को ब्लू प्रिंट भी कहा जाता है गाइस, ठीक है। और इसमें सिफारिश क्या थी? भारतीय संविधान की रूपरेखा करना है, मतलब ड्राफ्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेहरू रिपोर्ट ने कहा कि हमारे लिए एक ड्राफ्ट, हम अपना ड्राफ्ट बनाएंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक ड्राफ्ट बनाएंगे। दूसरा पॉइंट, हम डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा चाहते हैं, ये भी बात की थी, देखिए लिखा हुआ है कि डोमिनियन स्टेट्स की बात की हुई है। भारत को डोमिनियन स्टेट, डोमिनियन मतलब अधिराज्य, जैसे आज ऑस्ट्रेलिया में क्या डोमिनियन है, मतलब ऑस्ट्रेलिया जो प्रधानमंत्री बनेगा उसको शपथ कौन दिलाएगा? ब्रिटेन का राजा, ब्रिटेन का राजा, तो डोमिनियन है ब्रिटेन का। तो हमने तो यही मांग की थी कि जो भी वहां का वायसराय होगा वो केवल संवैधानिक का प्रमुख होगा, ना कि वो रियल कार्यपालिका का अध्यक्ष होगा, ठीक है। ये बात कही थी नेहरू रिपोर्ट में, ये बात ठीक है। तो और सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को हमने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया कि किसी भी धर्म को लेकर कोई भी निर्वाचन सिस्टम अलग से नहीं बनेगा, ठीक है। टॉलरेंस की नीति फॉलो नहीं होगी, सेकुलरिज्म रहेगा हमारे इंडिया के अंदर। तो सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति हमने रिजेक्ट कर दिया। और इसी में ही 19 मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट की बात रखी गई, ठीक है। 19 फंडामेंटल राइट याद रखना गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई पॉइंट आपका बाहर नहीं जाने वाला है, ठीक है। एक कोई भी डिफेंस का पेपर दो, एनडीए, सीडीएस, चाहे सीजीएल, चाहे आप सिविल सर्विसेज का, हर चीज के लिए मैंने ये सारे पॉइंट नोट कर दिए हैं यहाँ पर। और अच्छी तरह से मैं आपको ब्रीफ में समझा भी रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा एक्सटेंड भी कर रहा हूँ, ठीक है। ध्यान देना है बस, और ना समझ में आए तो बताइएगा, ठीक है गाइस, याद रखिएगा। तो ये है 19 मूल अधिकारों की मान्यता भी दी गई थी यहाँ पर, फंडामेंटल राइट, जो हमें भाग 3 में आज मौजूद हैं। और आर्टिकल 12 से 35 तक हमें मिले हुए हैं फंडामेंटल राइट, जिसमें से 20-21 कभी खत्म नहीं होने वाले। 19 जो है, जब कोई भारी अटैक होता है तो खत्म हो जाता है, लेकिन इंटरनल में 19 जो है खत्म नहीं होता है, याद रखना है। बताएंगे संविधान में पढ़ाएंगे। अब इसमें रिपोर्ट में, नेहरू रिपोर्ट में क्या बात की, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी हमें हमारे लिए की जाए। नेहरू रिपोर्ट कह रही है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी हमारे लिए की जाए, याद रखना, ठीक है। नेहरू रिपोर्ट के अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू, याद रखना, मोतीलाल नेहरू। साइमन कमीशन के विरोध में आई थी, ठीक है ना, क्लियर है। अब लिंग्विस्टिक स्टेट मतलब भाषाई जो राज्य हैं, भाषाई आधार पर राज्य को बनाया जाए। इन्होंने तो यह चिंगारी दे दी कि भाषाई आधार पर राज्य को बनाया जाए। तभी तो श्री राम पट्टलू जी आंध्र प्रदेश में अनशन पे बैठ गए थे और आंध्र प्रदेश भाषा आधारित पहला राज्य बन गया। आज देखिए भारत पूरा भाषा आधारित राज्य हो गया, हर राज्य में अलग भाषा बोली जाती है। काश ऐसा ना होता, एक ही भारत में एक ही धर्म, एक ही भाषा होती तो आज भारत काफी डेवलप हो जाता है। मैं मानता हूँ एकता में अनेकता हमारे भारत में देखा जा रहा है, कई सारे कल्चर हैं, कई सारे हमारे पास ट्राइब्स हैं, कई सारी जातियां हैं, कई सारे धर्म हैं, कई सारे मजहब हैं, तो उनमें हमारा भारत देश बट गया है। यूरोप में ऐसा नहीं दिख रहा है ऐसा गाइस, यूरोप में सब एक ही चीजों को फॉलो करते जा रहे हैं। क्रिश्चियन तो क्रिश्चियनिटी का ही प्रोपेगेशन चल रहा है,
ठीक है, वहां पे अपना हिसाब किताब से सारी सरकार चल रही है, कास्ट फास्ट का कोई कुछ भी नहीं मैटर करता। तो यहीं से नेहरू रिपोर्ट को आगे जब आएंगे तो रिजेक्ट कर दिया जाता है, और ये हमारे इनके बेटे मोतीलाल नेहरू जी के बेटे जवाहरलाल नेहरू जी इसको नहीं मानते, और आगे वो एक पूर्ण स्वराज्य की मांग करते हैं 1929 में लाहौर में, वो बात करेंगे आगे। ठीक है, अब इस रिपोर्ट के अगेंस्ट देखिए, इसके विरोध में मोहम्मद अली जिन्ना का 14 सूत्री फॉर्मूला आता है। उसने कहा कि ये रिपोर्ट हमारे मुसलमानों के खिलाफ है, इसलिए हमको 14 सूत्रीय फॉर्मूला हमने दिए। और फेवर किसमें था? मुस्लिम लीग के फेवर में था कि मुसलमानों के लिए तो इसमें कुछ भी नहीं दे रखा, सांप्रदायिक निर्वाचन जो हमें अच्छा लगता था वो भी इन्होंने खत्म कर दिया इसमें, इसीलिए हम इस रिपोर्ट को रिजेक्ट करते हैं। एक तो रिपोर्ट रिजेक्ट करी मोहम्मद अली जिन्ना ने, ठीक है ना, मोहम्मद अली जिन्ना ने। पूछा जाता है 14 सूत्री फॉर्मूला कब आई थी रिपोर्ट? मार्च 1929 में आई थी, याद रखना। बाकी बाद में रिपोर्ट आती गांधी जी की 11 सूत्री रिपोर्ट, इस पर बात करेंगे, ठीक है। तो मोहम्मद अली जिन्ना का 14 सूत्री फॉर्मूला क्या है? सिर्फ मुसलमानों के लिए ही सारी बातें रखी गई थी इसमें। मुसलमानों को सीटें दी जाए, मुसलमानों को अलग से निर्वाचन पद्धति में मतलब उनको शामिल किया जाए, कई सारी चीजें थी, वो मुसलमानों के फेवर में था, याद रखना। बात आती पूर्ण स्वराज्य की गाइड। देखिए, पूर्ण स्वराज्य लाहौर में होता है, क्योंकि पूर्ण स्वराज्य भी कहां से क्रिएट हुआ? नेहरू रिपोर्ट से क्रिएट हुआ। देखो, साइमन कमीशन का विरोध किसने किया? नेहरू रिपोर्ट का। नेहरू रिपोर्ट ने, नेहरू रिपोर्ट की विरोध किसने किया? आपके 14 सूत्री फॉर्मूला मोहम्मद अली जिन्ना का। अब साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट का विरोध दूसरा पार्टी कौन कर रही है? जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर से 1929 में कांग्रेस सेशन की अध्यक्षता की थी लाहौर में गाइस, और वहीं पर आधी रात को रावी नदी के तट पर हमारा तिरंगा झंडे को फहरा दिया गया। और 26 जनवरी 1930 से ही हमने पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाने का संकल्प लिया। हमने पहला स्वाधीनता दिवस मनाया था। स्वाधीनता का मतलब होता पूर्ण स्वतंत्रता, कंप्लीट फ्रीडम। हमने 26 जनवरी 1930 को पहली बार हिंदुस्तान में हमने स्वतंत्रता दिवस मनाया था, इस याद रखना, ठीक है। पॉइंट क्लियर है, तो याद रखना। अब पूर्ण स्वराज्य में किसकी बात रिजेक्ट की गई? क्या क्या सिफारिश थी? डोमिनियन खत्म कर दिया गया, जो नेहरू रिपोर्ट में कहा गया था अधिराज्य चाहिए, डोमिनियन वो खत्म कर दिया गया। पूर्ण स्वाधीनता की मांग रखी गई, वही पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए हमको, कंप्लीट फ्रीडम चाहिए हमको, वो हमें मिली किसमें? कांग्रेस सेशन अधिवेशन में। मतलब हमारे जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय झंडा फहरा दिया रावी नदी के तट पर आधी रात को 26 जनवरी 1930 को, और भारतीयों के अंदर एकता आ गई तो अंग्रेजों को होश उड़ गए। अंग्रेजों ने सोचा कि अब इनको कैसे कंट्रोल किया जाए, इधर गांधी जी इधर नेहरू जी, इन दोनों जीना हराम कर रखा है गाइस। तो ये सारी चीजें बहुत इंटरेस्टिंग है, ये हमारा भारतीय इतिहास, गर्व है हमें अपने इतिहास पे कि हमें पढ़ने का मौका मिल रहा है। तो इस चीज को पढ़ा करें, देखा करें, सुना करें, ताकि आप और आपकी आने वाली जनरेशन भी, आप उनको बच्चों को बताएं, एक सही रास्ता दिखा सकें। एक उद्देश्य यही रहता है कि आप अपने आप को जाने, पहचाने, देन आपकी जो आने वाली जनरेशन है उसको भी आप पढ़ाएं, लिखाएं और उस लेवल तक पहुंचाएं, ताकि आपका बेटा कलेक्टर बने। छोटा एग्जाम क्वालिफाई से बेटर है आप कलेक्टर बने, सीधे सीधे आप। हर माँ बाप चाहता है, उसके लिए हमें गाइस पढ़ना पड़ता है। ये ज्यादा पढ़ाई नहीं है, ये बहुत ही कम पढ़ाई है। पढ़ाई अब IIT वाले हैं, नीट वाले बच्चे हैं, उनसे देखिए, और जो IAS वाले बच्चे हैं दिन और रात पढ़ाई करते रहते हैं, समय का कोई मूल्य नहीं है। वो तो कहते हैं समय और मिले, 24 घंटे कम है हमारे लिए। ऐसे गाइस बच्चे हैं, यंगस्टर हैं दुनिया में, हमारे इंडिया में, जो काम कर रहे हैं। ब्रिटेन का जब हम एग्जाम पास कर लेते, ब्रिटेन में जब ब्रिटिशर्स अपना पेपर सेट करते थे IAS का, उस समय ICS होता था, इंडियन सिविल सर्विसेज, और उस समय पेपर देने के लिए हम लंदन जाते थे, पता है आपको? लंदन जाते थे, लंदन सेंटर पर। तो लंदन कौन जाएगा? आम आदमी तो नहीं जा पाएगा, जिसके पास पैसा होगा वही वहां सेंटर में जाएगा और पेपर दे के आ जाएगा। गिने चुने ही हम लोग ICS ज्वाइन कर पाए। न ब्रिटेन की सरकार इतना हार्ड पेपर तैयार करती थी कि हमारे भारतीय लोग जवाब न दे पाए, लेकिन ऐसा भारतीय बंद नहीं था। भारतीय लोग कुछ भी थे, पढ़ते भी थे, ऐसी बात नहीं, लेकिन बहुत ही कम थे जो पढ़ाई करते थे, और वो अफसर भी बने। ब्रिटेन की सरकार के मुंह पे तमाचा था ये। उनको लगा कि ब्रिटेन को लगा कि यार भारतीय सब मूर्ख हैं, इनको
उनको हम पेपर ऐसा सेट करेंगे जवाब नहीं दे पाएंगे। तो गाइस ब्रिटेन की नीतियों के खिलाफ चले, ना कि उनके लिए चले। वो अब भी नहीं चाहते कि हम लोग कोई स्ट्रॉन्ग एग्जाम पास करके अपना पेट भर सके। काफ़ी चीज़ें हैं जो उन्होंने तकनीकी के रूप में हमें दी हैं, आज भी सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन चीज़ों को समझें, अच्छा बैलेंस रखें अपने दिमाग का, खाए पिए अच्छा और अपने एग्जाम को फोकस करते हुए आगे मंजिल को पाए। यही मेरा एक उद्देश्य है गाइस, याद रखना, ठीक है। अपने आप को फोकस करें, हमें दिखाना है, हमें करना है और हम करके रहेंगे। यही सारी चीज़ें इतिहास सिखाता है। इतिहास एक मोटिवेशनल सब्जेक्ट है जिसको हमें पढ़ के एक अंदर से एनर्जी आती है। सिर्फ एक इतिहास ही सब्जेक्ट है गाइस, बाकी सब्जेक्ट तो हम लोग कर रहे हैं इंटरेस्टिंग तौर से, लेकिन इतिहास से हम पास्ट को देख रहे हैं, पास्ट में क्या हुआ था, देन उसको कनेक्ट करते हैं प्रेजेंट से, फिर हम उसको फ्यूचर को रिफॉर्म करते हैं। ओके भाई, ध्यान रखें आप। यहाँ पर 26 जनवरी 1930 को अभी डिस्कस किया मैंने कि स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा कर दी गई है। स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा कर दी गई, ये याद रखना है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन की भी घोषणा की गई। पूछा जाता है सिविल डिसओबेंस मूवमेंट, सिविल डिसओबेंस मूवमेंट की शुरुआत किसमें की गई थी, तो आप बता सकते हैं, पूर्ण स्वराज्य में की गई थी। लाहौर में हुआ था पूर्ण स्वराज्य में, किसकी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। मतलब अब हम सब मिलकर अंग्रेजों की आज्ञा का अवज्ञा करेंगे, मतलब आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करेंगे, ये बात रखी गई। क्लियर? ओके गाइस, तो गांधी जी की 11 सूत्रीय मांगे भी आ गई यहाँ पर, क्योंकि जब ये सारी चीजें हो जाती हैं, पूर्ण स्वराज्य की घोषणा जब हो जाती है, सारी क्लियर पॉइंट मैंने बता दिए हैं। इसके बाद इससे पहले क्या आती है, मोहम्मद जिन्ना की 14 सूत्रीय मांगे। अब गांधी जी की 11 मांगे आ जाती हैं। अब 11 मांगे किसको सौंपी थी, इरविन को। 2 मार्च 1930 को वो लेटर इरविन को सौंपा गया था कि हमारी कुछ बातें हैं, आप मान लीजिए प्लीज। तो रिक्वेस्ट करके इरविन ने एक्सेप्ट तो कर लिया, लेकिन उस लेटर को पढ़ा ही नहीं इरविन ने। अब उस लेटर में बातें क्या थी, क्यों नहीं पढ़ा गया, ये बातें 11 यहां लिखी गई हैं। नमक जो टैक्स था उसको कम करना था, जो ऑफिसर सैलरी थी उसमें भी कटौती करनी थी, क्योंकि हमारे ऊपर बर्डन पड़ रहा था गाइस। जितनी भी तनख्वाह जाती थी ब्रिटिश सेना की आर्मी की, वो हमारे ही, हम ही कमा कमा के देते थे उनको, हालत खराब थी। तो ऑफिसर सैलरी भी की कटौती की गई। नमक टैक्स था वो खत्म कर दिया गया, खत्म करने की बात की गई थी, ठीक है। राजनीतिक कैदियों को रिहा करने की बात की गई थी, मतलब 11 सूत्रीय में। साथ साथ लगान को 50% कम करने की बात की गई थी, लगान को 50% कम करने की, सब लिखा हुआ है यहाँ पर। सैनिक खर्च में 50% की कमी की बात की गई थी, और आईबी विभाग पर नियंत्रण करने की बात की गई थी, जो खुफिया ब्यूरो है उस पर नियंत्रण करने की बात कही थी महात्मा गांधी जी ने इरविन से। लेकिन इरविन ने उसको पढ़ा ही नहीं, देखा ही नहीं, अंडरस्टैंड मतलब समझा ही नहीं उनको, गलत किया उन्होंने। और 1 शिलिंग 4 पेंस की जगह की जाए, मतलब जो विनिमय की दर थी, एक्सचेंज जो रेट था, वो घटाकर 1 पाउंड 4 शिलिंग किया जाए, क्योंकि स्टर्लिंग और पौंड जो है, पौंड स्टर्लिंग किसकी है, मुद्रा, ये ब्रिटेन की है, आज भी बनी हुई है करेंसी, वहाँ की करेंसी का नाम है ये। तो एक्सचेंज रेट कम किया जाए, इस पे बात चली गई थी, ठीक है। और सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया जाए, और हमें आग्नेय अस्त्र रखने का अधिकार दिया जाए। अस्त्र जो होता है ना अपने गन वगैरह, इनका भी रखने का अधिकार दिया जाए, क्योंकि ब्रिटिश लोग ही रखते हैं, डरा धमकाते हैं हमारे इंडियंस को, हम भी अपने पास रखने का अधिकार मिले। अब नेक्स्ट, विदेशी आयात, जो विदेशी वस्तुओं का आयात होता था उन पर कंट्रोल किया जाए। तो इस तरह से गाइस 11 मांगे महात्मा गांधी जी की तरफ से रखी गई थी, लेकिन कोई भी मांग नहीं मानी गई। इसलिए गुस्से में आकर इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया। याद रखना, समझ में आ रहा है ना। मांग नहीं मानी गई। सविनय अवज्ञा आंदोलन की पृष्ठभूमि कहां तैयार हुई थी, पूर्ण स्वराज्य में, 1929 लाहौर अधिवेशन में। वही सिफारिश की थी जवाहरलाल नेहरू ने, सविनय अवज्ञा आंदोलन की मांग की जाए, और सविनय अवज्ञा आंदोलन की रूपरेखा यहाँ पर तैयार हो गई थी। ये लिखा हुआ है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की घोषणा कर दी थी हमने।
पूर्ण स्वराज्य में, याद रखना है। और इसी के अंडर में पहले हमने बात की, चलो हम अपनी मांग ही तो रखें एक बार, हो सकता है मान जाए इरविन। मांग रखी, लेकिन मांग का लेटर एक्सेप्ट हो गया, लेकिन उसको ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। इसलिए नाराज होकर गांधी जी ने एक बहुत बड़ा मूवमेंट शुरू कर दिया, जिसे कहते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन का। याद रखना। तो नेक्स्ट हम वीडियो में डिस्कस कर लेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन। गुस्से में आकर सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया कि 11 में से कम 2-4 मांगी मान लेते, हम तो इतने में संतुष्ट हो जाते, लेकिन हमें तो इन्होंने किसी लायक नहीं समझा। ब्रिटेन तो आज भी हमें किसी लायक नहीं समझ रहा है। वो तो कहते हैं कि तो हम हमारे 200 साल तक गुलाम बने रहे, ये फिर मुगलों हमसे पहले मुगलों के गुलाम बने रहे, मुगलों से पहले ये दिल्ली सल्तनत में जो सुल्तान आते थे उनके गुलाम बने रहे, फिर ये टर्किस के गुलाम बने रहे। तो एक छवि बन गई है। तो वो छवि को ये गंदा समझते हैं एक तरह से, लेकिन वो गलत छवि है। आज हिंदुस्तानी अपने दम पर खड़ा है, अन्य देशों में भुखमरी फैली हुई है, मर रहा है, रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, लेकिन हमारा हिंदुस्तानी अपने पैरों पे खड़े होकर अपने लिए जीविका हासिल कर रहा है। मैं मानता हूँ बेरोजगारी प्रॉब्लम ज़्यादा है, और हिंदुस्तान में हमारे जो यंगस्टर हैं बहुत बेरोजगार की अवस्था में जी रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कुछ अपना जुगाड़ करके ले आते हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, कोई इशू नहीं है सर। तो हम गाइस नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबेडिएंस मूवमेंट। ठीक है, अच्छा वीडियो लगे तो आप लाइक करना, शेयर करना। ठीक है, इससे क्या मुझे और अच्छा लगेगा और मैं और अच्छी तरह से वीडियो बनाकर आपके सामने लेके आऊँगा। ठीक है, कोई यहाँ इससे रिलेटेड कोई कमेंट हो तो मुझे आप छोड़िएगा, और आगे फिर आप पढ़ते रहिए अपने हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन। नमस्कार, जय हिंद।